Namaskar students. Today we are continuing our chapter number 16 राष्ट्रीय आय का मापन। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 16 राष्ट्रीय आय का मापन। और इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने आपको ये बताया था कि राष्ट्रीय आय के मापन की 3 विधियां होती हैं। इन 3 विधियों में हमने क्या क्या बताई थी? एक तो बताया था उत्पादन विधि थी, दूसरी आय विधि और तीसरी है व्यय विधि। आय का जो चक्राकार प्रवाह है उसके तहत पूरी अर्थव्यवस्था में जो आय है वो इसी तरह से घूमती रहती है। उत्पादन करने पर जितनी इनकम हमको होती है, उत्पादन जितनी लागत आती है, जितने का उत्पादन होता है उतनी ही इनकम उत्पादन के साधनों के पास जाती है और उत्पादन के साधनों के पास जितनी आय आती है उसी आय को वो व्यय करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और व्यय तीनों सदैव बराबर रहते हैं। इस बारे में हमने इसलिए पहले वाले वीडियो में बताया था। और इसके साथ ही हमने डिस्कस किया था उत्पादन विधि कैसे निकाली जाती है, दोहरी गणना क्या होती है। दोहरी गणना कैसे निकाली जाती है, दोहरी गणना से हमें कैसे बचना चाहिए और दोहरी गणना से बचने के लिए हमें मूल्य वृद्धि का सहारा लेना चाहिए, मूल्य संवर्धन विधि को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं आय विधि के द्वारा किस तरह से हम गणना करेंगे राष्ट्रीय आय की। आय विधि की हम गणना करें, उससे सीखें, उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे मूल्यह्रास क्या होता है, क्योंकि आय विधि में इस मूल्यह्रास को की बहुत इंपॉर्टेंस है। आय विधि के अंदर हम उसको डिस्कस करें उससे पहले हम मूल्यह्रास के बारे में समझते हैं। मूल्यह्रास क्या होता है? जब भी हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, जब भी कोई उत्पादन की प्रक्रिया लगातार चल रही है, अगर कोई उत्पादन प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है, आप एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक लगातार उसी मशीनरी से उत्पादन कर रहे हैं, तो मशीनों के अंदर कुछ घिसावट होती है, कुछ टूट फूट होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसकी मरम्मत करानी पड़ती है, जिससे कि उस पर खर्चा आता है। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिनको आपको रिप्लेस करना पड़ता है, उनको हटा करके नई लगानी पड़ती है क्योंकि वो काम करने योग्य नहीं होती है। तो ऐसे जो खर्चे हैं वो सब किस में आते हैं? मूल्यह्रास में आते हैं। अनेक बार ये भी होता है कि पुरानी टेक्नोलॉजी के स्थान पर नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरा बेकार हो जाता है, उसके द्वारा किया गया उत्पादन बेकार हो जाता है, उसकी जो हानि होती है वो सारी हानि किस में आती है? मूल्यह्रास के अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नए नए आपके मोबाइल सेट निकलते जा रहे हैं, है ना, 4G आ रहा है, 5G आ रहा है, 6G आ रहा है, नए नए जैसे जैसे इसका मॉडल निकलते चले जाएंगे, जो पुराने मॉडल है वो सब बेकार होते चले जाएंगे। क्या होगा? उसके कारण जो उत्पादकों को हानि हो रही है उस हानि को हम किस में शामिल करेंगे? मूल्यह्रास के अंदर उसको मानते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास। तो निरंतर उत्पादन प्रक्रिया के चलने के कारण मशीनों में होने वाली टूट फूट अथवा घिसावट या पुरानी तकनीक के स्थान पर नई तकनीक के आने से जो हानि फर्म को उठानी पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं आय विधि के ऊपर कि आय विधि होती क्या है। देखिए, इस विधि के अनुसार एक लेखा वर्ष की अवधि में, एक लेखा वर्ष का मतलब हमने कल भी इस पे बताया था, एक लेखा वर्ष होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। ये कहाँ से होता है? अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की अवधि जो है वो एक लेखा वर्ष कहलाती है। तो इस विधि में क्या कहा? एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादन के स्वामियों को, उत्पादन के स्वामी कौन है? जो श्रम दे रहा है तो श्रमिक हो गया, पूंजी जिसकी लग रही है पूंजीपति हो गया, जिसकी भूमि लग रही है भूस्वामी हो गया। तो उत्पादन के स्वामियों को उनकी सेवाओं के बदले में किए गए भुगतान के रूप में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो जो भी उत्पादन के स्वामी हैं उनको जो हम भुगतान करते हैं उन सबका टोटल अगर कर लिया जाएगा तो हमारी क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम निकल आएगी। आय विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। अब देखिए, उत्पादन के साधनों को वितरित आय के घटक, जो उत्पादन के साधन है उनको जो आय वितरित की जाती है वो किस किस रूप में की जाती है। देखिए, इसके अंदर हमारा है, पहला है मजदूरी। क्या क्या है? उत्पादन के साधन हम जानते हैं, भूमि, पहले श्रम, भूमि, पूंजी और लाभ, है ना,
ये 4 घटक हमारे होते हैं। तो जो श्रमिक हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको मजदूरी दे रहे हैं। किसके लिए मजदूरी दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना पारिश्रमिक लगाया है। पारिश्रमिक के बदले में उन्होंने जो अपना श्रम हमें दिया है उसके पारिश्रमिक के स्वरूप हम उनको क्या दे रहे हैं? मजदूरी दे रहे हैं। तो इसमें पहला घटक हमारा आ रहा है मजदूरी। मजदूरी क्या है? ये कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति है। कर्मचारियों ने जो अपना श्रम हमें दिया है, उत्पादनकर्ताओं को दिया है, उनकी क्षतिपूर्ति स्वरूप कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति कह लो, या आप इसको इनका पारिश्रमिक भी कह सकते हैं कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक, है ना। फिर उसके बाद क्या है आपका? पूंजी को क्या मिलता है? ब्याज मिलता है ना। पूंजी को मिलेगा ब्याज, और भूमि को क्या मिलेगा? लगान। और जो साहसी है उसको मिल रहे हैं लाभ। ये सब क्या है? ये है परिचालन अतिरेक, है ना। परिचालन, इनको हम बोलते हैं परिचालन अतिरेक। देखो, ब्याज यानी पूंजी हम काम में ले रहे हैं, भूमि काम में ले रहे हैं, साहसी को काम में ले रहे हैं। तो इनको बदले में, काम में लेने के बदले में हमें कितना उत्पादन हमें हो रहा है, कितना फायदा हमें मिल रहा है, उसके स्वरूप, है ना। पूंजी को मिल रहा है ब्याज, ये किस रूप में दे रहा है? परिचालन अतिरेक, क्योंकि हम इन साधनों को काम में ले रहे हैं। और इसके बाद हमारा जो एक और चीज बचती है वो है मिश्रित आय। मिश्रित आय, मिश्रित आय किस रूप में दी जाती है? या तो ये दी जाती है वेतन, या अनेक बार हमें कमीशन भी देना पड़ जाता है, तो वेतन या कमीशन के रूप में, इस रूप में भी हम आय प्रदान करते हैं। तो ये उत्पादन के साधनों को जो वितरित आय की जाती है वो इस प्रकार से 5 भागों में इसको हम बांट रहे हैं: मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ और मिश्रित आय के रूप में। अब इसके बाद देखिए कि इसको हम फॉर्मूले के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं। सकल राष्ट्रीय आय जब हम इसकी निकालते हैं, जीडीपी, इसको हम क्या बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय आय। सकल राष्ट्रीय आय जीएनपी में, जीएनपी सकल राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लगान प्लस लाभ, और इसके साथ में जोड़ दिया जाता है घिसावट को या मूल्यह्रास को। जो मूल्यह्रास पूंजी का हो रहा है उसको भी हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं, तो हमारी जीएनपी आ जाती है। अब देखिए, मजदूरी को हम डिनोट कर रहे हैं डब्ल्यू से, प्लस ब्याज इंटरेस्ट है आई से, प्लस लगान है रेंट आर से, लाभ है प्रॉफिट, इसको मैं पी से कर देती हूँ, और मूल्यह्रास को हम डेप्रिसिएशन, है ना, डीईपी, डेप्रिसिएशन से इसको डिनोट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है जीएनपी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस आई प्लस आर प्लस पी प्लस डेप्रिसिएशन। इसको हम किस तरह से, एक और तरीका है उससे भी इसको लिख सकते हैं, एनएनआई इक्वल्स टू, मैं यहां पर इसका लिख देती हूँ, एनएनआई, नेट नेशनल इनकम। नेट नेशनल इनकम निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है कि हम किस तरह से, इसमें आपको जो W प्लस आई प्लस आर प्लस पी है, इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को अगर जोड़ दिया जाता है, W प्लस आई प्लस आर प्लस पी प्लस विदेशों से प्राप्त
शुद्ध साधन आय, ये अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारी इसमें आ जाती है NNI आ जाती है, नेट नेशनल इनकम आ जाती है, शुद्ध राष्ट्रीय आय हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसके अलावा है NNP फैक्टर कॉस्ट, इससे हम निकाल सकते हैं NNP फैक्टर कॉस्ट। NNP फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये जो है NDP फैक्टर कॉस्ट है, एक बार इसको हम NDP फैक्टर कॉस्ट, NDP फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA। NFIA भी यही है कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए। देखिए इसको जो है ना, ये है NDP फैक्टर कॉस्ट। क्या है ये NDP फैक्टर कॉस्ट, ये है W प्लस आई प्लस आर प्लस पी, W प्लस आई प्लस आर प्लस पी, ये है NDP फैक्टर कॉस्ट, यानी कि घरेलू शुद्ध साधन आय, है ना। तो इसमें हम जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं तो हमारे पास NNP फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। ये फॉर्मूले अभी आपके चैप्टर में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है इसके अंदर हो जाए, क्योंकि आपका जो इसके पहले वाला चैप्टर है 15 चैप्टर है वो आपके कोर्स से हट गया है। तो इसको बस जस्ट थोड़ा सा लर्न रख लें, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर है तो कहीं ना कहीं ये पूछा जा सकता है, ये हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल अभी आपकी इसके अंदर नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट निकाली जाती है साधन आय, यानी उत्पादन के साधनों को प्रयोग में लेने पर जितनी भी खर्चा उसका आ रहा है उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। साधनों की लागत के आधार पर जो आय की गणना की जाती है उसे हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। और जब मार्केट प्राइस के आधार पर, यानी बाजार में किस कीमत पर उसे बेचा जा रहा है, उस आधार पर जब राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है तो उसको हम मार्केट प्राइस बोलेंगे, MP से डिनोट करते हैं। तो अब चूंकि एक चैप्टर आपका इसमें से गायब हो गया है, हटा दिया गया है कोर्स में से, तो इसलिए आप सिर्फ इसको इतना समझ लो, NNI इज इक्वल टू W प्लस आई प्लस आर प्लस पी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय मैंने आपको बता दिया है, इससे पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे, चैप्टर नंबर 14 वाले वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, जिसमें आपको बता रखा है कि कैसे इसको निकाला जाता है। और NNP फैक्टर कॉस्ट को हम इस तरह से निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे आय विधि के आधार पर गणना। अब आय विधि के आधार पर जब हम गणना करते हैं तो कुछ सावधानियां भी हमको इसके अंदर रखनी पड़ती हैं। सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए, कि हमें सावधानियों का मतलब है कि हम किस चीज को इसकी गणना करते समय जोड़े और किसको नहीं जोड़े। तो क्या क्या चीजें जोड़ी जानी चाहिए वो देखिए, कि यदि कोई कर्मचारी अपना, यानी कोई फर्म अपना स्वयं की मकान को काम में लेता है उत्पादन में, तो उसका किराया उसे जोड़ना चाहिए। अगर वो स्वयं खुद रोजगार में अपना श्रम लगा रहा है तो उसको अपना श्रम भी जोड़ना चाहिए इसके अंदर। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं कि जैसे नकद वस्तु के स्थान पर, अगर वो नकद वस्तु के स्थान पर वस्तु या सेवा के रूप में लेन देन कर रहा है तो उनका मूल्य भी बहुत सावधानी पूर्वक इसके अंदर जोड़ा जाना चाहिए। अनेक लोग अपनी आय को सरकार के सामने शो नहीं करते हैं और या फिर कम शो करते हैं, तो भी उनकी आय को, वास्तविक आय को इस राष्ट्रीय आय की गणना में जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वो उत्पादन का एक, कर्मचारियों की आय का एक हिस्सा है। तो इसलिए ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे भाग हैं जिनको की राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जोड़ा जाना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिनको आपको ये याद रखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखी जानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।